आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है और इस वीडियो की हम शुरुआत करने वाले हैं एक प्रॉपर कॉमेडी शो से जो कि हमें आज देखने को मिला। दरअसल आपको पता है कि जब से प्रेसिडेंट पुतिन ने प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से बात करी है, उसके बाद से पाकिस्तानी मीडिया से जो प्रतिक्रिया आई है वो देखते ही बनती है। लेकिन इसी बीच पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने भी जो है व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करी है। लेकिन ये जो मुलाकात हुई है, इसमें पाकिस्तान खुद को डिफेंड करता नजर आया है। पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, ये व्लादिमीर पुतिन से बात करते हुए कहते हैं कि हम भारत और रूस के रिश्तों का समर्थन करते हैं, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि पाकिस्तान और रूस के जो बायलैटरल रिलेशंस हैं, ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत हों। और जिस समय वो ये लाइन कह रहे थे, उस समय रशियन प्रेसिडेंट का रिएक्शन देखने लायक था। और उसके बाद से जो इस समय इंटरनेट मीडिया पे मीम की बाढ़ है, वो यहाँ पर आई है। हालांकि आपको याद होगा कि शायद आपसे मैं पूछूं कि क्या आपने कभी भारत में प्रधानमंत्री जी के दौरे में हमारे सेना प्रमुख को देखा या फिर हमारे दूसरे सैन्य अधिकारियों को देखा? आप में से बहुत सारे लोगों को जवाब होगा शायद नहीं। लेकिन पाकिस्तान इकलौता ऐसा देश है जहां पर एससीओ मीटिंग में ही हमें कई बार ऐसा देखने को मिला जब शहबाज शरीफ बैकफुट पे थे और इनका फेल्ड फील्ड मार्शल लगातार सबसे मुलाकात कर रहा था। और उसके बाद से पाकिस्तान की जो क्या क्रेडिबिलिटी है, वहाँ के पीएम की क्या क्रेडिबिलिटी है, इस पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। यहाँ पर एक चीज़ तो देखी जा चुकी है कि जब से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया है, उसके बाद से पाकिस्तान बैकफुट पर आया है और पाकिस्तान की जो फजीहत है वो होनी शुरू हुई है। और पाकिस्तान को भी इस बात का डर है कि जिस प्रकार से रूस और भारत के संबंध अब मजबूत हुए हैं, उसके बाद से कहीं रूस भारत को एडवांस टेक्नोलॉजी ना दे। इसी चीज़ को लेकर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने डिप्लोमेटिक वे में जो पुतिन है उनसे मुलाकात करी है। खैर, भविष्य में क्या होता है वो तो देखते बनेगा। लेकिन इस समय जो चीज़ बन रही है वो है पाकिस्तानी पीएम की मीम, जो कि इस समय सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। हमारी अगली बड़ी अपडेट गैस टर्बाइन एस्टैब्लिशमेंट को लेकर आ रही है। जैसा कि आपको पता है कि गैस टर्बाइन एस्टैब्लिशमेंट के कंधे पर एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, जिसके अंतर्गत गैस टर्बाइन एस्टैब्लिशमेंट जो 120 किलोन्यूटन का इंजन है उसको विकसित करने वाली है। लेकिन इसके लिए पहले ही जीटीआरई ने काम शुरू कर दिया है। गैस टर्बाइन एस्टैब्लिशमेंट जो कि डीआरडीओ की एक लैबोरेटरी है, इन्होंने ऑलरेडी इंजन फ्यूल कंट्रोल सिस्टम के डेवलपमेंट की जिम्मेदारी उठाई है और उस पर स्वदेशी तौर पर काम करना शुरू भी कर दिया है। इंजन फ्यूल कंट्रोल सिस्टम एरो इंजन एप्लीकेशन का एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट होता है और ये एक एम्बिशियस प्रोग्राम है जिसके अंतर्गत जीटीआरई अपनी कैपेबिलिटी का प्रदर्शन करेगी और इसका डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग जो है वो उसकी जिम्मेदारी जीटीआरई की तरफ से निर्वहित करी जाएगी। ये एक क्रिटिकल इंजन कंपोनेंट है जो कि हमारी डिपेंडेंसी जो है फॉरेन टेक्नोलॉजी के ऊपर उसको रिड्यूस करेगी और एडवांस कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए, या खासकर हम बात करें एमका या तेजस मार्क 2 के लिए जो इंजन विकसित किया जा रहा है, उसमें इसकी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। अब अगर हम ईएफसीएस की बात करें तो ये एक वाइटल सिस्टम होता है फ्यूल डिलीवरी और ऑप्टिमल इंजन परफॉर्मेंस को रेगुलेट करने के लिए। इसमें हमें अलग अलग लाइन रिप्लेसेबल यूनिट्स, जिसमें डबल पंप फ्यूल मॉनिटरिंग सिस्टम, लो प्रेशर फिल्टर असेंबली, वेरिएबल ज्योमेट्री एक्चुएशन सिस्टम और भी दूसरी चीज़ें देखने को मिलती हैं। और ये सब प्रिसाइज फ्यूल मैनेजमेंट को इंश्योर करती हैं और ये भी इंश्योर करती है कि जो थ्रस्ट है वो इन्हांस्ड हो और जो ऑपरेशनल रिलायबिलिटी है डाइवर्स फ्लाइट कंडीशन में, उसको भी ये इंश्योर करती है। सोर्सेस की बात माने तो जीटीआरई इस डेवलपमेंट प्रोसेस को शुरू कर चुकी है, जहां पर इन पार्ट्स की जो इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग है वो शुरू करी गई है। और यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो इस प्रकार से की जा रही है कि आने वाले भविष्य में जो इंजन की रूपरेखा है वो ठीक उसी प्रकार से बनी रहे जैसा कि उसको तय किया गया है। हालांकि असेंबली के बाद इन चीज़ों की जो ईएफसीएस है उसे रिगरस रिग परफॉर्मेंस टेस्टिंग से गुजरना पड़ेगा, जो कि लिमिटेड क्वालिफिकेशन टेस्टिंग और फुल क्वालिफिकेशन टेस्टिंग से भी गुजरेगा। और ये सब कुछ मिलिट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से होगा। और एक बार जैसे ही ये जो टेस्ट है ये पूरे कर लिए जाते हैं तो इनको एयरवॉर्दिनेस का जो अप्रूवल है वो दे दिया जाएगा। और जैसे ये टेस्ट वैलिडेट किए जाते हैं तो सिस्टम की ड्यूरेबिलिटी, परफॉर्मेंस जो कि एक्सट्रीम कंडीशन के अंतर्गत होती है और एविएशन सेफ्टी रिक्वायरमेंट को अगर ये पूरा करते हैं तो फिर इनका जो कार्य है वो आगे सुनिश्चित किया जाएगा और ये हमें 110 से 120 न्यूटन का जो एरो इंजन विकसित किया जाना है उसमें इंटीग्रेट होते नजर आएंगे। यानी हम ये कह सकते हैं कि इंडिजिनस इंजन जो हमारे लिए विकसित किया जा रहा है उसके लिए जो ईएफसीएस का डेवलपमेंट है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और जीटीआरई ने इस जिम्मेदारी को उठाया है। हम सब जानते हैं कि इतिहास भारत का जेट इंजन डेवलपमेंट के प्रोग्राम में काफ़ी उतार चढ़ाव भरा रहा है और ऐसी बहुत सारी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ हैं जो हमने विकसित या तो कर ली हैं या हम कर रहे हैं, जो कि पूर्व में हमारे लिए मुश्किल का सबब बनती थी। लेकिन जीटीआरई को जिस प्रकार की एक्सपर्टी प्राप्त हुई है उसको देखकर ये लगता है कि अब ये टास्क भी पूरा होगा
और जो एरो इंजन है वो नियत समय में ही हमारे जो एडवांस फाइटर जेट्स हैं उनको मिलेगा। हमारे अगली बड़ी अपडेट आ रही है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से, जहां पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अपने कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम के एक नए कंपोनेंट का जो कार्य है उसको तेज कर दिया है। दरअसल अगर हम मीडिया रिपोर्ट्स की बात माने तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस समय कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम प्रोग्राम के अंतर्गत बनाई जाने वाली क्रूज मिसाइल, जिसको हम कैट्स हंटर के नाम से जानते हैं, जो कि एक एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल होने वाली है, इसके लिए जो मेटल कटिंग और फैब्रिकेशन वर्क है इसकी शुरुआत कर दी है। जिसका मतलब ये है कि अब जो कैट्स हंटर का फुल स्केल डेवलपमेंट है ये शुरू हो गया है। इस प्रोग्राम को लेकर बताया जा रहा है कि इसके जो कैरिज ट्रायल है ये 2026 के मध्य में आयोजित किए जाएंगे। वहीं इसके जो डेवलपमेंटल ट्रायल्स हैं इन्हें 2027 तक कंप्लीट करने का टारगेट रखा गया है। वहीं अगर हम इनके प्रोडक्शन की बात करें तो 2029 से 30 तक इनके जो प्रोडक्शन है ये शुरू होने की उम्मीद है। इस मिसाइल को पावर करने के लिए एक अपग्रेडेड इंडिजिनस पीटे-7 इंजन को यूज किया जाएगा, जो कि फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल के साथ हमें देखने को मिलेगा। कैट्स हंटर की जहां तक बात रही तो ये एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम को भी इंकॉर्पोरेट करेगी और यहाँ पर जो स्वार्म कैपेबिलिटीज हैं वो भी हमें देखने को मिलने वाली हैं और इंडियन एयरफोर्स की फ्लीट के लिए ये एक रेवोल्यूशनरी मिसाइल होने वाली है। कैट्स हंटर एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल की बात करें तो ये कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम का सबसे प्रमुख कंपोनेंट्स में से एक है और ये मैंड और अनमैंड दोनों फाइटर को ध्यान में रखकर विकसित की जा रही है। और ये ठीक उसी प्रकार से हमें देखने को मिलती है जैसे कि हमें स्कैल्प या स्टॉर्म शैडो देखने को मिलती है। ये एक स्टेल्दी सबसोनिक क्रूज मिसाइल होने वाली है जो कि लो एल्टीट्यूड में उड़ान भरने में सक्षम होगी और इसमें टेरेन हगिंग जो फ्लाइट कैपेबिलिटी है वो भी देखने को मिलेगी। रेंज की बात करें इसकी रिपोर्टेड रेंज 200 से 300 किलोमीटर के बीच होने वाली है और ये अपने साथ 250 किलोग्राम तक के जो वॉरहेड हैं उनको कैरी करने में सक्षम होगी। इसका उद्देश्य होगा हाई वैल्यू टारगेट्स हैं उनको स्ट्राइक करना कॉन्टेस्टेड एयर स्पेस में और ये एनिमी के जो एयर डिफेंसेस हैं उनको भी न्यूट्रलाइज करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। हमने कल की रिपोर्ट में आपसे कहा था कि प्रधानमंत्री जी के बयान के बाद हमें रूस से कुछ बड़ी प्रतिक्रियाएं देखने को मिलेगी और हमने स्पुतनिक इंडिया और रशिया टुडे की रिपोर्ट्स के बारे में बात भी किया था और यही चीज़ अब एएनआई ने भी कंफर्म कर दी है। एएनआई ने ये तो नहीं कहा कि रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दौरे के दौरान डील फाइनलाइज होगी, लेकिन एएनआई ने ये जरूर कह दिया है कि इस समय रशियन जो संस्था है वो भारत में फिजिबिलिटी स्टडी को शुरू कर चुकी है कि कैसे SU-57 के प्रोडक्शन लाइन के लिए जो इन्वेस्टमेंट है वो करनी है, कैसे फैसिलिटीज़ को इस्टेब्लिश करना है। अब जाहिर सी बात है कि आनन फानन में कोई कंपनी ऐसा तो करेगी नहीं जब तक बैकएंड में कोई टॉक ना चल रही हो। अभी भी हम दावा नहीं करते कि भारतीय वायुसेना SU-57 खरीदेगी, लेकिन जैसे डेवलपमेंट देखे जा रहे हैं उसको देखकर हम इनकार भी नहीं कर सकते कि बैकएंड में जो कुछ बातचीत है वो जरूर शुरू हो रही है, क्योंकि भारत के तमाम सीनियर जर्नलिस्ट भी अब इस चीज़ को लेकर बात कर चुके हैं कि भारतीय वायुसेना लिमिटेड नंबर्स में ही सही या लिमिटेड स्क्वाड्रंस में ही सही पर फिफ्थ जनरेशन फाइटर्स को कंसीडर कर रही है। और अगर हम पूर्व भारतीय वायुसेना के एक मार्शल की बात करें तो उन्होंने कहा कि भारतीय वायुसेना तकरीबन 2 से 3 जो स्क्वाड्रन है SU-57 की वो खरीदने के लिए इच्छुक है। वहीं भारतीय वायुसेना को लेकर जो सीनियर डिफेंस एनालिस्ट और जर्नलिस्ट हैं वो भी यही कहते हैं कि राफेल और SU-57 की मिक्स्ड फ्लीट ज़्यादा सेंस बना रही है। हालांकि नासिक प्रोडक्शन लाइन को रूस की तरफ से प्रेफर किया जा रहा है और रूस का कहना है कि ऑलरेडी नासिक प्रोडक्शन लाइन में हमने SU-30 MKI को बनाया है और 70% से ज़्यादा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमें कॉमन देखने को मिलता है, जिसका मतलब ये है कि प्रोडक्शन कॉस्ट भी काफ़ी कम होगी और जो अपग्रेडेशन कॉस्ट है वो भी काफ़ी कम आएगी और भारत को ये जो एडवांस फाइटर हैं ये कम से कम समय में देने का प्रयास किया जाएगा, जो कि इंडिया स्पेसिफिक इन्हेंसमेंट के साथ होंगे। इंडिजिनस रेडार से लेकर मिसाइल तक को इंकॉर्पोरेट करने के लिए रूस तैयार नजर आ रहा है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।